Subscribe for more content. Hello student, after completing motion in straight line chapter, we are going to start new chapter motion in plane. Okay? मोशन इन प्लेन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, वेक्टर के एडिशन को, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, है ना, यूनिट वेक्टर, इन सब चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए नया होगा क्योंकि आप वेक्टर 11 से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो धीरे धीरे बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे समझेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पहले स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई बात ना हो। तो एग्जांपल हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस में हम केवल डिस्टेंस बता देते हैं, ये पाथ का लेंथ बताते हैं और डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड भी बोल रहे हैं, पाथ की लेंथ भी बताते हैं, साथ में हम डायरेक्शन भी बताते हैं किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है। वेक्टर्स के रूल होते हैं हमारे पास, अभी आगे हम पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबके रूल होते हैं। उन रूल को भी क्या करते हैं, फॉलो करती है क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज को हमें क्या बताना है कि नोटेशन क्या है, कैसे हम डिनोट करते हैं इस चीज़ों को, है ना। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर जब भी वेक्टर क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी में वेक्टर लगाएंगे, ऐसे एरो बनाएंगे, इसी को बोलते हैं वेक्टर। एक एरो बनाएंगे, अब इसका हेड हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है, हेड हो गया, इसको हेड बोलो, या फिर इसको बोलते हैं जो ओरिजिन बोलते हैं टेल को, या फिर हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, और ये हो गया लेंथ। ये क्या बताएगा, ये वेक्टर का लेंथ बताता है, या वेक्टर का नाम भी दे दो, ये ए और ये बी, ये इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो एरो है, ये इधर साइड क्या हो गया, ये हेड हो गया, और ये जो टेल है इसको बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट होगा, और क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, या यही क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है। मतलब अगर हमें ये ए लेंथ बतानी है तो क्या लिखेंगे, ए बी, है ना। और अगर यहीं पे इसका नाम दे दें कि जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, हम ए बी इक्वल क्या लिखेंगे, ए। मतलब अभी इसमें क्या करते हैं, वेक्टर लगा, तो वेक्टर ए बी, या इसको आप ए बी की बजाय आप पी क्यों मान लो, क्योंकि ये बी हो गया और ये पी क्यू, ये हो गया पी और ये क्यू, तो पी क्यू इक्वल वेक्टर ए। ये जो यहाँ पर रहेगा, ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, वेक्टर ए। पढ़ने का तरीका क्या है, वेक्टर ए। ठीक है, ए पे वेक्टर लगा दिए, वेक्टर का साइन क्या है, एल। तो जहां पर भी वेक्टर का ऐसे साइन दिखेगा, इसका मतलब क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब हम जो ये ए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब यही चीज में है, अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो, जैसे कि अब इसका लेंथ कितना है, मान लो 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर हमें ये नहीं पता 2 मीटर कितना है, क्या है, नहीं पता ये चीजें, तो जो ये ए दिया गया है, ए का क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर में ऐसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो पूरा ना लिखने के बजाय, मैग्नीट्यूड लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, मॉड। इसमें मॉड का साइन लगेंगे, मॉड मतलब क्या हो गया, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब जो क्वांटिटी, जो जितनी लेंथ होगी वो निकल के बाहर आएगी, मतलब ए पे वेक्टर लगाया, ए क्या हो गया, यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, तो गिवन होगा वहाँ पे मैथमेटिकल टर्म दिए होंगे, 2 3 4 जो भी होगा, तो बाद में आएगा। यहाँ लिखने का तरीका है, अगर किसी वेक्टर को, वेक्टर यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड लिखते हैं, मॉड के साथ निकालेंगे, और जो भी यहाँ पे अपन क्वांटिटी लिख रखी है वही यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया। ये मॉड निकालने का, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये तरीका है। ओके, अभी आगे और भी देखेंगे कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वो सब चीजें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें नहीं पढ़ते, तो आपको ये समझ आया
वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये इसका टिप है ये क्या है, हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है, टिप को हेड ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर हमने इनिशियल पॉइंट को पी माना, फाइनल को क्यू माना है, तो लिखेंगे क्या, पी क्यू, और फिर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर यहाँ पे ये लगा देंगे। और अगर हमने इसका नाम दे रखा है ए पर भी वेक्टर लगा देंगे, ये क्या हो गया, वेक्टर ए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये लाइन है, इस लाइन, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड लगाते हैं, ऐसे साइन लगाते हैं, उसके बाद जो भी क्वांटिटी होती है वही यहाँ पे बाहर आती है। इसके बाद हम क्या फाइंड करें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, कितना लेंथ है ये हम फाइंड करें। अभी और भी जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको समझ आता है कि हम मॉड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट किसका किसका हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है ना, इन सबका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है ना, ये पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ये चीज है यहाँ पे। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलेंगे, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और एक्सियल वेक्टर, एक्सियल का वेक्टर का मतलब है कि हम ऐसी क्वांटिटी जो सर्कुलर पाथ को डिनोट करेंगी वो क्या होंगी, आपकी एक्सियल वेक्टर्स होंगी। जैसे अब एंगल की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या हो फिर, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये भी सारी चीजें यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में लिख रही हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब चीजें आप आगे चल के फिर जो आगे आने वाले लेक्चर है उसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर है क्या, किसी एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है ना, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, किसी एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा हो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्सिस, और इसी एक्सिस के अलोंग ये जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी वो क्या करेगी, रोटेशनल इफेक्ट को शो करेगी। तो जो रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रही होंगी क्वांटिटी, वो कैसी होंगी, एक्सियल वेक्टर में है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, ओके। तो पोलर वेक्टर में क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट फोर्स और भी सारे हो गए। और एक्सियल में क्या होना चाहिए, ऐसी क्वांटिटी जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करे और साथ में किसी एक्सिस के अलोंग ऊपर मोशन हो रहा हो, ठीक है, जैसे टॉर्क, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, अभी हमने फाइंड किया था मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालना हो, तो जैसे यहाँ पर ये वेक्टर है और इसका मॉडुलस निकालना हो तो मॉड लगाएंगे, और साथ में क्या आता है, वेक्टर नहीं, अभी वेक्टर नहीं डिनोट करेंगे क्योंकि हम ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैप दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर में हमेशा क्या दिखाते हैं, कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, कि मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं कि नल और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है और इसी में ऐड कर दो माइनस वेक्टर है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, जीरो, है ना, ये जीरो वेक्टर हो गया। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जब जीरो आ रहा है, ए इक्वल क्या आ रहा है, जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो आई। तो अभी इस टाइम पे ये क्या हो गया, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म हो, तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मैंने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इनका जो ये लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, जो ये लेंथ है मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन अपोजिट नहीं, डायरेक्शन भी सेम। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन ये डायरेक्शन होने के बजाय दूसरी डायरेक्शन हो गई, तो वो क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर हो गया। जैसे भी यहीं पे वेक्टर ए है, ये डायरेक्शन ये है, इसी के जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर क्या है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है,
इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स। तो ए भी यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स है, ए इक्वल बी, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, यहाँ पे माइनस के साथ इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, अब बात करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं, कोलिनियर वेक्टर मतलब कोलिनियर, एक लाइन में जैसे वेक्टर ए और इसी लाइन में वेक्टर बी, टग ऑफ वॉर आप याद रख सकते हो ना। तो उसमें भी क्या होता है कि एक ही लाइन में एक्शन हो रहा है, तो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया एक लाइन में, तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर। अब कोलिनियर वेक्टर में भी दो आते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो अब जो वेक्टर होते हो सकता है कि पैरेलल भी हो, ये पैरेलल हो गए, दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल, डायरेक्शन तो सेम है ना, और एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो गए। और हो सकता है कि एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट वाले वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बस अगर सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो ये केस किसका आ गया, ये कोलिनियर वेक्टर में ही दोनों आ गए, एक तो सेम लाइन हो गया ये केस, या इसी में ही दोनों अलग अलग इसके सब पार्ट हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्या होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे है तो ये पैरेलल हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, और यहाँ पर भी क्या है, ये अपोजिट हो तो क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर एक प्लेन में लाई करते, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर बनाया, अब इसी पेपर में वेक्टर ए है और इसी पेपर में वेक्टर बी भी है और इसी पेपर में क्या है, वेक्टर सी भी है, तो ये वेक्टर ए बी सी सभी क्या होंगे, आपस में कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ओके, अब आता है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, इसको समझते हैं। जैसे भी आपने यूनिट वेक्टर देखा, यूनिट वेक्टर देखा, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है, अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ऐसे ही यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, जितने भी वेक्टर होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे देखो जो अपनी फिंगर्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब हम क्या, आपको याद आ रहा होगा, आपको तीनों एक्सिस याद आ रही होंगी, ये हो गए हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ओके, अब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक्सिस क्या होगी, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल के साथ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगाते हैं, आई कैप, मतलब आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या आएगा, और ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के। मतलब अगर आई का कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 आएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 आएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जहाँ भी यूनिट वेक्टर बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ऑर्थोगोनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर, अब आई जे के क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग याद रखना है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर का आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है के कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। अब देखो आपको हो सकता है इसमें चीजें थोड़ी सी अपनी नई है आपके लिए, तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आएगी, पर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। अभी तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा क्या है, समझ नहीं आता, पर जैसे जैसे आप चैप्टर को सॉल्व पूरे करते जाएंगे ना, आपको ये सबसे इजी चैप्टर लगने लगेगा। ओके, तो ये हमारे आई जे कैप क्या होंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे। आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। ओके, अब देखो जब भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम आगे के जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना,
कि पोजीशन वेक्टर सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे। ये तो जब पढ़ लेंगे ना तो आपको फाइंड करना आ जाएगा यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, वेक्टर गिवन हो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें आपको वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अभी आज के लिए केवल ये क्या था, आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ जाए कि वेक्टर्स, क्वांटिटी, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, ये छोटी छोटी चीजें ये क्या होती हैं आपको समझ आए। अब ये अगर आपको क्लियर हुआ है तो इसके आगे के जो लेक्चर होंगे आपको इजीली समझ आएंगे। पहले बेसिक चीजें तो यही थी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।